बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये इमदाद साहब आपको बता रहे थे श्रिम्प फार्मिंग की फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में बता रहे थे कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है श्रिम्प फार्मिंग उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कि हम एक बड़ी मास प्रोडक्शंस देंगे ताकि हमारे पास एक्सपोर्ट अर्निंग की शक्ल में पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज आए। तो जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप मैंने आपको पहले बताया कि जगह देखते हैं ना, कि आप छोटी सी शॉप भी खोलेंगे तो वहाँ कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की बाइंग स्ट्रेंथ है या नहीं, कौन सी प्रोडक्ट रखनी है हमने, यहाँ चीज़ कौन सी रखनी है, और वहाँ के लोगों का सोशल स्टेटस क्या है और लॉ एंड ऑर्डर क्या है। इस तरह के फैक्टर्स हम देखते हैं। तो इसी तरह श्रिम्प फार्मिंग भी एक यानी कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें भी ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए साइट का सिलेक्शन की जाती है। अच्छा, जब साइट सिलेक्शन की बात करते हैं तो बेसिक जो फैक्टर है टोपोग्राफी है, जैसे इकोसिस्टम है, स्पीशीज़ कंपैटिबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, मेट्रोलॉजिकल और वेदर सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस बेसिकली आती हैं, जो फैक्टर्स हम बुनियादी तौर पे काउंट किए जाते हैं। तो और लेट डिस्कस इट वन बाय वन। जैसे टोपोग्राफी से मुराद आप समझते होंगे कि टोपोग्राफी बेसिस सरफेस, जिस जगह आप फार्म कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो कैसा इलाका है, वहाँ पत्थर ही पत्थर है, सैंड है, रेत है या फिर लूमी सॉइल है, इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, हिली एरियाज़ है। तो यानी आपने ऐसी जगह मुंतखब करनी है कि कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम से कम हो। आप ऐसी जगह ही घर बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप पहले सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कोई बड़ा पहाड़ तो नहीं काटना पड़ेगा हमें एक एक्सकवेटर ही इतनी बड़ी कॉस्ट ले जाए। तो आप यानी कि बेसिकली आप एक बिजनेस डेवलप करना जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर यानी कैपिटल कॉस्ट कम से कम आपकी है, इस चीज़ को आप जहन में रखते हैं। जैसे सिंध प्रोविंस ऑफ सिंध, जैसे सिंध में ट्रेनिंग हो रही है तो ज़्यादातर पोटेंशियल जो एरियाज़ है आपका कोस्टल बेल्ट है श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से। इसके अलावा आप उन एरियाज़ के अंदर भी जाके फार्मिंग कर सकते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर सैलाइन मिलता हो। ग्राउंड वाटर कम अज़ कम 5 पीपीटी। अब मोस्टली 5 पीपीटी क्या चीज़ है, मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स हैं उनको पता है कि अगर आप 1000 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं, उसके अंदर 5 ग्राम नमकियात होने चाहिए। 1 लीटर 5 ग्राम, उसको 5 पीपीटी कहेंगे। ठीक है जी, सैलिनिटी कहलाएगा, बस बेसिकली सैलिनिटी, इसको सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है, कम अज कम 5 हो। ठीक है जी, ये सूटेबल है जो स्पीशीज़ की हम आगे इसके बाद जो हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद वो स्पीशीज सिलेक्शन की बात करेंगे कि आपने स्पीशी कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो हम उसी स्पीशी की तरफ जा रहे हैं जिसकी वाइड रेंज हो बेसिकली। अभी तो हम लैंड की बात कर रहे हैं कि आपने जो ऐसी जगह साइड की बात कर रहे हैं कि आपने जगह कौन सी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्योंकि जहाँ आप फार्मिंग करते हैं वहाँ ड्रेनेज होती है, ड्रेनेज कैनाल सिस्टम भी होता है, यानी वाटर एक्सचेंज सिस्टम का एक बाकायदा सिस्टम बनाना पड़ता है, तो उस पर भी कास्ट कम से कम आए। ठीक है, और ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाती है कि वो अगर कोस्टल बेल्ट पे है तो वहाँ पे टाइडल रेंज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटर टाइडल एरियाज़ के अंदर बाज़ दफ़ा टाइड इतनी पीछे हट जाती है कि समंदर कई किलोमीटर पीछे हट जाता है, और बीच में आके आपने फार्म बना दिया और बीच में झींगा पॉन्ड्स बना लिए, और यानी कि आप फार्मिंग झींगे की कम अज़ कम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। फिश की तो कर सकते हैं नेटिंग लगा के, झींगे की करना मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि झींगा वो छोटा सा होता है, जब आप बिल्कुल मच्छर जितने दाने का साइज़ होता है जब आप उसको स्टॉक कर रहे होते हैं, तो वो जो नेटिंग लगाएंगे उसमें से बाकायदा पास आउट हो जाएगा। वो फ़िश थोड़ी बड़ी होती है, उसकी लोग बाकायदा इंटरटाइडल एरियाज़ के अंदर लोग फ़िश फार्मिंग कर रहे होते हैं, लेकिन झींगे की फार्मिंग इंटरटाइडल एरियाज़ के अंदर नहीं की जा सकती। थोड़ी सी कोस्टल बेल्ट से यानी कि ऐसा एरिया होना चाहिए जो बेसिकली समंदर के पानी से ऊपर हो। हाई टाइड के दौरान, जो हाई टाइड और लो टाइड आप समझते होंगे कि 24 आवर्स के दौरान पाकिस्तान के अंदर समंदर 2 दफ़ा नीचे आता है, 2 दफ़ा ऊपर जाता है। ठीक है, उसका वाटर लेवल हाई हो जाता है, तो 5-5, 6-6 आवर्स का वो डिफरेंस होता है। और ये चांद
और मून यानी कि और सन का बेसिकली एक ड्यूरेशन होता है, उसके एंगल्स बनते हैं डिफरेंट, उस एंगल के लिहाज से बेसिकली ये सेट हो रहा होता है। इसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑफ पानी, बेसिकली मेरा मतलब कहने का है कि आप जहाँ पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट करें वहाँ पे एरोजन नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी की वजह से जो सॉइल एरोड होती है, जो आप डाइक्स बनाएं वहाँ एरोड ना हो बेसिकली, ठीक है। पानी उसको क्रॉस ना करे, ऊपर से क्रॉस ना करे, थोड़ा सा फासले पे हो, थोड़ा सा हाइट पे भी हो। फॉर एग्जाम्पल हाइट पे नहीं होगा, समंदर के लेवल होगा, तो अगर कोई भी फुल मून आ जाता है तो पानी आपका बहुत ऊपर आ जाता है हाइट के दौरान, पता है आपको इस चीज़ का। हाँ, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने समंदर से थोड़ा सा ऊपर, श्रिम्प फार्म हमेशा थोड़ा हाइट पे, वाटर लेवल से ऊपर रखना पड़ता है, सी लेवल से ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ सी शोर्स, यानी कि वहाँ इतना ज़्यादा वेव एक्शन ना हो। समंदर बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, अगर बलूचिस्तान कोस्ट पे जाएं ओपन सीज़ की तरफ, तो बेसिकली वहाँ क्या होता है, ओपन सीज़ में ये होता है कि वेव एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप एरोजन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फार्मिंग का इसलिए कहते हैं कि सबसे बेस्ट जो एरिया होता है वो आपका क्रीक एरिया होता है, जो कि सिंध के अंदर है। क्रीक सिस्टम है बाकायदा, 17 मेजर क्रीक्स है, आपको पता है। सर क्रीक से स्टार्ट होता है और कराची तक 17 मेजर क्रीक्स है इस माउथ यानी कि डेल्टिक एरियाज के अंदर, आपके अंदर। किसकी क्रीक की? बेसिकली वो होता है जहाँ फ्रेश वाटर भी ऐड हो रहा पीछे से, और इधर से समंदर का पानी भी ऐड हो रहा होता है, दैट इज़ अ क्रीक। यानी कि वहाँ एस्चुरियन भी वाटर भी कह देते हैं इसको, ब्रैकिश वाटर भी इसको बोलते हैं, जहाँ जहाँ पानी मिक्सअप हो रहा, दरियाई वाटर और समंदर का पानी आपस में मिक्सअप हो रहा। देखिए समंदर की जो आपके अश्वनायन की या समंदर के पानी की तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड वाटर आप उसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे कम से कम 5 ppt अंडरग्राउंड वाटर। आपने सबसे पहले पानी की टेस्टिंग है, ज्यादा हो कोई इशू नहीं है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ जी। वेव एक्शन जब होता है, जब आप बेसिकली आप अगर समंदर से हट के बना रहे हैं या समंदर के किनारे बना रहे हैं या किसी क्रीक सिस्टम के पास बना रहे हैं, फार्म बना रहे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि एरोड कितनी होती है हाई टाइड के दौरान, ज़मीन वेव एक्शन कितना ज़्यादा है। आपने थोड़ा सा हट के बनाना है पीछे, ताकि वजह ये है कि आपका जो पानी के अंदर फार्म जल्दी आ जाएगा कुछ अरसे के बाद, क्योंकि आपको पता है सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरी दुनिया में। उस वजह से सी लेवल जब राइज होगा तो आज से, यानी कि मैं बलूचिस्तान गया तो मैंने एक आदमी से पूछा कि जहाँ हम खड़े थे बिल्कुल किनारे पे खड़े थे, तो उस आदमी ने बताया कि 10 साल पहले हम 2 किलोमीटर आगे तक जाते थे, खुश्की थी, आज वहाँ खुश्की नहीं है, अब गहरा पानी है। तो मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो वो आपको कम से कम 20 से 25 या 30 साल तक आपका ऐसी जगह मुंतखब करना है जहाँ 25-30 साल तक एरोजन इफेक्ट ना करे। 30 साल तक, ठीक है। वो आपको जब भी आप फार्म एस्टेब्लिश करें, सजेस्ट यही किया जाता है कि आप अपने पास सिविल इंजीनियर लें साथ, वो आपको डिज़ाइन करके दे, एक एक्वाकल्चरिस्ट ले, वो उसको बताए कि फार्म का एरिया कहाँ पे होना चाहिए, हमें इस तरह की जगह चाहिए, और ताकि ये फ्यूचर प्लानिंग में, यानी कि हम एक दफ़ा कास्ट इन्वेस्ट कर लें इसके अंदर, तो ज़्यादा देर लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो इंजीनियर का रोल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। जी, वाटर एक्सचेंज से दोबारा वाटर पानी डालते हैं, ठीक है। तो बढ़ती अगर जो हम स्पीशी बेसिकली कर रहे हैं वो वेनामाई है। वेनामाई इसलिए कर रहे हैं कि इसकी सैलिनिटी रेंज ज़्यादा है, ये 5 ppt पे भी ज़िंदा रहता है और 40 ppt तक भी ग्रोथ करता है, 40 के बाद भी ज़िंदा रहता है लेकिन ग्रोथ नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम जब स्पीशी सिलेक्शन की बात आएगी तो मैं आपको वो फैक्टर्स भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं साइट के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है तो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। टॉपिक्स
जी वो भी है, फार्म कंस्ट्रक्शन भी है, पॉन्ड मैनेजमेंट भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन। बेसिकली ये है कि जो वो एरियाज जो बनाए हुए हैं, वो जो कप्चर्ड फिशरीज है, कप्चर्ड फिशरीज का मराज ये है कि वो जो सी से पकड़ के लाते हैं या दरिया मछली होती है, वो यानी वाइल्ड फिश, आपका वो एरियाज है। पाकिस्तान में इस वक्त तक एक्वा कल्चर इंडस्ट्री नहीं है, साइंटिफिक जो वे से की जाती है, ठीक है। कुछ लोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कर रहे हैं। ट्रेडिशनल से मुराद ये है कि वो कोई साइंटिफिक अप्रोच के तहत नहीं कर रहे, ठीक है। और वो जो कर रहे हैं वो बस ऐसा ही कर रहे हैं कि बस मछली रख दी, फीड नहीं दी और हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई मसला नहीं। बिजनेस साइड बिजनेस है उनका, बाकी बिजनेस उनका वो उस पर रिलाई नहीं कर रहे। लेकिन आपने जब एक दफ़ा आपने बिजनेस ये एस्टेब्लिश कर लिया, आपका ये मेन बिजनेस हो जाएगा, वो सारे साइड बिजनेस रह जाएंगे। उम्मीद यही है। वो मैं आगे आके बता रहा हूँ कि जैसे पंजाब के अंदर इन लोगों ने किया है, पंजाब के अंदर जैसे मुजफ्फरगढ़ है, जोनेशंस हैं बाकायदा, जोन्स बना रहे हैं। जैसे जब ज़्यादा लेवल बड़े लेवल पे आ जाएगी ये फार्मिंग, तो इसके भी जोन्स बन जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आप जो शुगर की फैक्ट्री है, आप हर जगह नहीं लगा सकते, मखसूस एरियाज़ में गवर्नमेंट आपको इजाज़त देती है। इसी तरह जब श्रिम्प फार्मिंग आम हो जाएगी, उस वक्त भी यही काम हो जाएगा कि हर जगह आपको इजाज़त नहीं मिलेगी कि आप यहाँ पे श्रिम्प फार्म बनाएं कमर्शियल। हाँ, एक्सपेरिमेंटल शायद आप बना सकते हैं, लेकिन कमर्शियल बनाने में गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो नेशनल रेजिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम बन रहा है, इसमें ये चीज़ें बाकायदा डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है। नंबर 2 जो फैक्टर है वो इकोसिस्टम। आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली ये होता है कि किसी भी जगह का लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का, यानी कि जिंदा चीज़ें वहाँ जो रहती हैं और नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, उसका आपस में जो इंट्रैक्शन है, डिपेंडेंसी होती है ना एक दूसरे पे, उनका इंट्रैक्शन को इकोसिस्टम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और हम बेसिकली अगर आप कोस्टल जोन्स में यानी कि फिश फार्म बनाना जा रहे हैं या श्रिम्प फार्म बनाना जा रहे हैं, तो वो कहते हैं जो जहाँ पे मैंग्रोव्स हों, जहाँ टिम्बर के दरख्त बोलते हैं उनको ना, वो बेस्ट इलाका है फार्मिंग के लिहाज से, ठीक है। इसलिए बेस्ट है जो मैंग्रोव्स हैं। देखे आपने किसी में से मैंग्रोव्स एरिया? मैंग्रोव्स बेसिकली क्या काम क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं ये वाटर फिल्ट्रेशन करती हैं, आपके जो पानी है उसको क्लियर करती हैं बाकायदा, ठीक है। टॉक्सिक उसको कम से कम करती हैं कि आपकी टॉक्सिकोलॉजी यानी कि टॉक्सिक कंटेंट्स को ऑब्जर्व करती हैं, और वाटर आपका क्लियर हो जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी वाटर क्वालिटी होती है श्रिम्प फार्मिंग की, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। लेकिन आपने ऐसी जगह फार्म बनाना है, एस्टेब्लिश करना है जहाँ मैंग्रोव्स कम से कम काटे जाएं या बिल्कुल मिनिमम ना होने के बराबर काटे जाएं। अगर मैंग्रोव्स काटेंगे तो ये उस इकोसिस्टम को यानी कि आपका जो इकोसिस्टम है, जो बेसिकली मैंग्रोव्स कहते हैं, कोस्टल गार्ड्स भी बोलते हैं उसको ना, खास करके जब सुनामीज आते हैं, इस तरह की कोई चीज़ आती है, तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बाकायदा, वेव एक्शंस को तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि इतने गहरे घने जंगलात होते हैं बेसिकली, है ना। अगर सिंध साइड पे जाएं, आप जिवनी में जाएं, आप कलमतहूर में जाएं, बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ पे मैंग्रोव सिस्टम्स पाए जाते हैं। और मैंग्रोव सिस्टम आमतौर पर वहीं पर होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड हो रहा होता है समंदर के अंदर, ठीक है, ज़रूरी होता है इनके लिए। अगर नहीं ऐड हो रहा था तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैंग्रोव्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। पोर्ट कासम में है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा काट लिया है, पोर्ट कासम वालों ने बहुत ज़्यादा काटा है। वो फिर सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हैं कि बिजनेस को देख रहे हैं ना, वो अपने इन्वायरमेंट को नहीं सोच रहे, ये बड़ा मसला है। और फिर आपने ये चीज़ भी देखनी होती है, जिस जगह आप साइट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं वहाँ लोकल पीपल जो पहले से बिजनेस है उनका क्या है, बेसिकली ये चीज़ भी देखते हैं ना। आप ऐसा बिजनेस बनाएं कि उनकी एग्जिस्टिंग जो रोज़गार है वो मुतासर ना हो। फॉर एग्जांपल, आपने मैंग्रोव्स काट लिए, आपको पता है जो मैंग्रोव्स है नर्सिंग ग्राउंड्स ऑफ फिश एंड श्रिम्प्स होते हैं, नर्सिंग ग्राउंड्स होते हैं बेसिकली, जाके मछली का बच्चा बाकायदा अपनी नर्सिंग करता है, ठीक है। अगर ये काटते हैं तो वहाँ जो लोकल फिशरमैन है वो सफ़र करेगा, उसको फिश नहीं मिलेगी, उसका रोज़गार सफ़र होगा, ठीक है। आपने इस फैक्टर को भी देखना होगा, ठीक है। और ये चीज़ भी देखनी है, फॉर एग्जांपल हम जो वेनामाई करने जा रहे हैं, श्रिम्प स्पीशी, फिश श्रिम्प की जो स्पीशी है, पिनियस वेनामाई बोलते हैं या लिटोपिनियस वेनामाई भी इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के समंदर में नहीं पाई जाती, ठीक है, ये बाहर की स्पीशी है, पैसिफिक में पाई जाती है, बेसिकली पैसिफिक ओशियन के अंदर, ठीक है। वो वहाँ की स्पीशी है। इसको क्यों सिलेक्ट किया? वो स्पीशी सिलेक्शन का
क्राइटेरिया जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसको इसी को क्यों कर रहे हैं, अपनी लोकल स्पीशीज को क्यों कर रही है। पूरी दुनिया इस पर चली गई है। पहले एक होता था टाइगर, आपको जानते हैं श्रिम्प, टाइगर पे भी लोग करते थे, लेकिन अभी उसको भी इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर ये स्पीशी ना जाए। ये चीज़ भी हमने देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल आपको पता है ये जो किक्कर का दरख्त है कराची के अंदर, इसका सीड स्प्रे किए गए थे पूरी कराची और रेगिस्तानों के अंदर। ये जो किक्कर ये इसको क्या करते हैं, प्रोसोपिस जूलिफलोरा बोलते हैं ना, साइंटिफिक नेम है इसका। और ये जो कांटे वाला दरख्त है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ हो गया वहाँ कोई दरख्त दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि खास किस्म के केमिकल सिक्रेट करता है, और दूसरा दरख्त यानी कि नहीं हो सकता। खास करके आप मैंग्रोव्स के पास भी अगर ग्रो कर गया ना, मैंग्रोव्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी यानी कि स्पीशीज के साथ भी इशू होता है। ठीक है, आपने इस एग्जॉटिक स्पीशी को लोकल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं जाने देना। अगर आज तक तो कोई ऐसा इसका बैड इम्पैक्ट आया नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडिया कर रहा है, इंडिया के पास भी नहीं है, इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, कई टन प्रोड्यूस, लाखों टन प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, और फिर आपने ये चीज़ भी देखनी है कि वहाँ कोई यानी कि पोल्यूशन का फैक्टर तो नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है जिसका एफ्यूलेंट इस वाटर के अंदर या क्रीक वाटर के अंदर या सी वाटर के अंदर जा रहा हो। ये चीज़ भी खास मद्देनजर रखते हुए अपनी जगह को सिलेक्ट करना है। फिर देखते हैं हम स्पीशीज कंपैटिबिलिटी की बात जब करते हैं, इससे मुराद ये है कि आप ऐसी स्पीशीज को सिलेक्ट करते हैं जो वाटर सोर्स, आपका जो वाटर सोर्स है समंदर का पानी है या ग्राउंड वाटर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कम से कम 5 ppt होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो वो उससे कंपैटिबल करके कि ये स्पीशी ग्रो करेगी उस पानी के अंदर या नहीं करेगी। फिर अगर आप पॉलीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, पॉलीकल्चर में आप ये देखते हैं कि 1 से 2 स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल श्रिम्प के साथ कुछ लोग कई कंट्रीज के अंदर मिल्क फिश वो करते हैं, मिल्क फिश और श्रिम्प एक साथ बाकायदा ग्रो करते हैं। ये एक दूसरे को डैमेज नहीं कर रहे होते। जो मिल्क फिश होती है वो आपकी पानी की क्वालिटी को सही कर रही होती है, और श्रिम्प अच्छी क्वालिटी को पसंद करता है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। तो ये स्पीशीज कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है। सॉरी, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी आप जब आते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्पीशी आप ग्रो करने जा रहे हैं फिश की, इसकी लोकल डिमांड क्या है और इंटरनेशनल डिमांड क्या है। आप ग्रो करना जा रहे हैं श्रिम्प, आपको पता है इसकी डिमांड क्या है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोई बंदा पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक चाइनीज़ हमारे फार्म पे आया, उसने कहा मुझे कितने लाख टन दोगे पर क्रॉप, सिर्फ एक चाइनीज़, मैं आपसे माल लेने के लिए तैयार हूँ। आप तो कुछ टन प्रोड्यूस कर रहे थे, वो लाखों टनों की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है। ऐसा ना हो कि आप सीड जो है बाहर से मंगवा रहे हो और फार्मिंग पाकिस्तान में कर रहे हो, कास्ट तो आएगी। ठीक है, फीड भी बाहर से मंगवा रहा हूँ, फिर अगर दूर दराज से आ रही है, आपकी तीनों चीज़ें फीड सीड ये करीब में हूँ तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन कम से कम होगी और कास्ट इफेक्टिव बनाएगी। फिर बिजली, अगर लैंड है, अगर बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी कास्ट इफेक्टिव बनाएगी। ये तमाम फैक्टर्स हम देखते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के वो आपकी लोकल मार्केट के कितने करीब है या लोकल प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कितने करीब है, ताकि एकदम से हार्वेस्ट हो और आपकी कास्ट कम से कम हो। तो ये कास्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ये फैक्टर्स देखे जाते हैं। जैसे मैंने नीचे देखा, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट फैसिलिटी एंड प्रोसेसिंग प्लांट कितने दूर है, और वहाँ की जो लेबर है, बेसिकली लोकल टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल है, आप बाहर से कंसल्टेंट मंगवाएंगे तो वो कास्ट करेगा। अगर लोकल आपके पास स्टाफ अवेलेबल है, श्रिम्प फार्मिंग को अंडरस्टैंड करता है, तो वो ज़ाहिर फीस चार्ज नहीं, कम से कम फीस चार्ज करेगा। अगर प्राइवेटली आप उसको हायर कर रहे हैं, अगर बाहर से मंगवाएंगे आपको उसको सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और लोकल अवेलेबल हो, अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल लेबर्स हैं, लेबर फिशरमैन जो लेबर होता है उसको पता होता है कि भाई उस श्रिम्प की या फिश की हैबिट को समझता है। बेसिकली उसको पता होता है कि फिश किस तरह जिंदा रहती है, उसकी तमाम हैबिट जानता है, ट्रेडिशनली जानता है, साइंटिफिकली उसको नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो बेसिकली बेटर हैंडलिंग करते हैं ड्यूरिंग
श्रिम्प फार्मिंग या फिश फार्मिंग के लिए। और लैंड ऑफ कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंड ऑफ कास्ट। फॉर एग्जांपल वो लैंड की कास्ट मिनिमम होनी चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए की ज़मीन ले लें, खाली कैपिटल ले लें, उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लें, करोड़ों रुपए की ज़मीन वो फ़ायदेमंद नहीं है। कम से कम लैंड कास्ट हो, तो ये आपको फ्यूचर बेनिफिट देगी। कौन सी जगह? जब गवर्नमेंट खरीदती है तो अलग बात है। जब गवर्नमेंट लैंड खरीदती है ना बेसिकली, वो फिर बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर खरीदता है तो उसके लिए इतने इश्यूज नहीं है, ठीक है। शायद आप समझे नहीं मेरी बात को। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। असल में तो और भी फैक्टर्स है ना, खाली लैंड। उस वक्त कोविड कोविड का भी इशू था। हाँ, जो गवर्नमेंट खरीदती है ना, वो एक प्रॉपर वे होता है, बाकायदा प्रॉपर रूल्स होते हैं कि हमें पहले अलाउ करती है PC1 में कितनी अमाउंट है, ये चीज़ें देखी जाती है। और आपने PC1 से ही देना होता है, मुताबिक चलना होता है। बाहर से आउटसोर्स यूज़ नहीं करना होता बेसिकली, ठीक है। ये इश्यूज होते हैं PC1। हमने जब ऐसा था, जब हमने जो फार्मिंग की भी इससे पहले, तो हमने एक साइट सेलेक्ट की, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वो प्राइवेट ज़मीन ही थी और हमें ज़ीरो कास्ट देनी पड़ी। कोई उसकी यानी कि अभी भी हमारे पास ही है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है। एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के तहत हमारे पास पड़ी है वो ज़मीन, उस पर हमारा एसेट भी पड़ा हुआ है उस ज़मीन पे, ठीक है। तो हमें उसकी कास्ट नहीं देनी पड़ी। इस तरह के प्रोग्राम, लेकिन इसमें अलाउ नहीं था। बाकायदा जो HT बनाने के लिए हमने लैंड लेनी थी, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब कल परसों हम प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर के अंदर खरीद लें, वो क्लेम करेगा कि भाई ये मेरी ज़मीन पर खड़ा है, अदालत में चला जाए, फिर भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। इस तरह के इश्यूज है। अच्छा, फिर वेदर कंडीशंस देखते हैं। तो टेम्परेचर, एवोपरेशन रेट देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है वहाँ पे। ज़्यादा सर्दी तो नहीं होती, मॉडरेट रहता है। आपका जो कोस्टल बेल्ट है, मैं आपको बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बेस्ट बेल्ट है टेम्परेचर। आप झींगे की जो क्रॉप है टेम्परेचर वाइज मार्च से नवंबर तक इजीली कर सकते हैं। 2 to 3 क्रॉप्स इजीली कर सकते हैं। 4 महीने की क्रॉप आप मैक्सिमम कर लें, 3 से 4 महीने आप 3 क्रॉप्स, 2 to 3 क्रॉप्स इजीली कर सकते हैं जी। ये कि श्रिम्प की जो क्रॉप आप एक साल के अंदर 2 to 3 इजीली आपने कोस्टल बेल्ट के अंदर, ठीक है। आपके पास ये पोटेंशियल है। एज कम्पेयर टू पंजाब, वो सिर्फ एक क्रॉप कर पाएंगे, 1 या 1.5 क्रॉप, ज़्यादा नहीं जा सकते। वहाँ टेम्परेचर मसला करता है। लेकिन सिंध के अंदर और बलूचिस्तान कोस्टल बेल्ट के अंदर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और प्लस सी का वाटर टेम्परेचर 25 to 30, ये रेंज है। 30 फिश ऑलमोस्ट जी। अजान हो गया। तिलापिया कर सकते हैं आप, कार्प भी कर सकते हैं, वो कार्निवोरस नहीं है। लेकिन कार्प का फायदा क्या है ये बताएं। लेकिन कार्प 5 PPT में रहेगी या 5 से ज्यादा रहेगी? कार्प ग्रोथ करेगी? नहीं करेगी। ये जो फैक्टर आप तिलापिया नाइलोटिका, ठीक है। स्टॉकिंग डेंसिटी वो आगे जब पॉइंट मैनेजमेंट की आप बात आएगी तो मैं उसके फॉर एग्जाम्पल मैं उनके लिए जो कम कास्ट लगाना चाह रहे हैं, तो श्रिम्प के साथ दूसरी स्पीशी ग्रो करके ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं तिलापिया वाले, वो भी श्रिम्प डाल सकते हैं। मेरा मकसद कहने का ये था। करता है बायोफ्लक के अंदर, क्या बायोफ्लक बना के बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके, वो भी मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा जो हमने आजमाया है बाकायदा। नाइलोटिका
नहीं, ब्लू वंस होते हैं उसके ऊपर बनी, रेड 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 वाली अलग होती है। तिलापिया, उसको रेड तिलापिया ही बोलते हैं, गिफ्ट तिलापिया बोलते हैं ना बेसिकली उसको, गिफ्ट तिलापिया। नाइल बेसिकली एग्जैक्टली नाइल रिवर नाइल से आई है बेसिकली। तो ओवरऑल जो वेदर कंडीशन या वहाँ टेम्परेचर ऑफ रेन पैटर्न, विंड डायरेक्शन, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोसिस्टम में, इसके हवाले से तो क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है श्रिम्प फार्मिंग के अंदर या फिश फार्मिंग के, खास करके श्रिम्प फार्मिंग के अंदर। हमने 2016 के अंदर 2017 के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम किया। उन्होंने एक ट्रायल बेस पे काम किया, तो उन्होंने बाहर से सीड मंगवाया, फीड तो नहीं मंगवाई, फीड खाली सीड मंगवाया, और हमारे तकरीबन 8 पॉइंट यूज़ किए। और उस वक्त ये हुआ कि 2017 के अंदर आपको याद है बारिशें नहीं हुई थी, बिल्कुल ड्राउट था पूरा सिंध, और बारिशें ना होने की वजह से आपका जो इनपुट वाटर है, बाकायदा जो फ्रेश वाटर आ रहा होता था, नहीं ना होने के बराबर था। और सैलिनिटी वहाँ की जो रेस कर गई थी क्रीक की, ऑलमोस्ट 45-50 डिग्री तक चली गई थी, 40 to 55 डिग्री। और जब आप पॉन्ड में लेते हो पानी, तो ये और इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन रेट पॉन्ड में ज़्यादा होता है, और क्योंकि थोड़ा पानी होता है उसमें ऑपरेशन ज़्यादा होगा और नमकियात ज़्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी सैलिनिटी बढ़ती रहती है। तो जिसकी वजह से वो पूरी जो क्रॉप है उनकी ख़राब हो गई थी और बहुत नुकसान हो गया। नुकसान इन द सेंस के खाली सीड ही मंगवाया, बाकी कोई फीड नहीं मंगवाई थी उन्होंने। और फीड उनका ये भी एक ड्रॉबैक था कि आधी इन्वेस्टमेंट की, पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं की, और गंदी फीड, पुरानी वाली जो फीड, एक्सपायर्ड फीड है, वो झिंगू खिला रहे थे, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी, ये भी एक। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पॉन्ड्स के एरियाज के अंदर कर रहे हैं, 1 हेक्टर का पॉन्ड है, तो आप इतने बड़े टैंकर, आप पानी के टैंकर को कास्ट इफेक्टिव नहीं बना सकते। आप अगर इंडोर कर रहे हैं टैंक्स के अंदर, वहाँ आप कर सकते हैं इशू, जैसे बायोफ्लक्स सिस्टम के अंदर वहाँ कर सकते हैं आप पानी, वो कास्ट कितनी नहीं पड़ेगी कंट्रोल करने की, वो पानी कम से कम एक्सचेंज होता है उसमें। रास उस तो वाटर आर ओ तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन आपकी सैलिनिटी कंट्रोल का इशू है ना सबसे बड़ा। सैलिनिटी कैसे कंट्रोल करें? नहीं, सैलिनिटी नहीं होगी बात। नहीं, आर ए एस जो है एक फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, वो बता सकते हैं, 1 मिनट, कहाँ वो नहीं है हैदर साहब, आप वो कंट्रोल कर सकते हैं सैलिनिटी को? नहीं कर सकते, सैलिनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर नहीं आएगा, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं, नहीं हो सकते। हल्के का आपका 5 एकड़ का फार्म है, लेकिन 5 एकड़ में आप, मैं वही की बात कर रहा हूँ कि आप छोटे पैमाने पे, बायोफ्लक, वो तो इंडोर सिस्टम आप कर रहे हैं ना, इंडोर की बात कर रहे हैं ना। काफी लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो मे बी के साली पट्टी को ना मतलब जाए, बड़े पैमाने ना करें, एक कुछ लोग ट्रायल बेस पे भी करें, अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं। इंडोर का मतलब ये है कि वो इंटेंसिव या सुपर इंटेंसिव सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो सुपर इंटेंसिव या इंटेंसिव को ऑल थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, ठीक है, लेकिन आप सेमी एक्सटेंसिव की तरफ जा रहे हैं या एक्सटेंसिव की तरफ जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपका कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कमर्शियल जो फार्मिंग की जाती है वो सेमी इंटेंसिव या फिर सुपर इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर की जाती है, वो बेसिकली वो बेनिफिट है, लेकिन उसके अंदर इनपुट ज़्यादा है, कास्ट ज़्यादा आएगी। आपको हम डायरेक्ट नहीं सजेस्ट करते कि आप डायरेक्ट उस सिस्टम पे जाएं, आप सीख के आगे जाएं, ठीक है। सेमी या लो डेंसिटी पे आप जाएं। श्रिम्प के लिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि आप तो एकदम एक साइकिल को समझ लें, उसके बाद सेमी इंटेंसिव पे जाएं, फिर इंटेंसिव पे जाएं।